छत्तीसगढ़ की सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर जाता है। यही वजह है कि बस्तर को अपने पक्ष में करने की कोशिश हर राजनीतिक दल की होती है। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बस्तर के आदिवासियों की जमीन वापसी का वादा किया था और चुनाव बाद इस वादे को निभाया भी। लेकिन अब टाटा के लिए अधिग्रहित जमीन वापसी का मुद्दा एक बार फिर से जिंदा हो गया है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक ट्वीट कर सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, जो पहले गलत था वो अब सही कैसे हो गया। अब रोजगार के सपने दिखाकर सरकार जो प्लांट लगाने वाली है उसे कौन से ग्रह की जमीन पर लगाएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार इस क्षेत्र में 4 स्टील प्लांट लगाकर क्षेत्र के संसाधनों के उपयोग और बेरोजगारों को रोजगार देने का दावा कर रही है। गीदम घोटपाल हीरानार में करीब 500 एकड़ जमीन में उद्योग लगाने के बारे में स्थानीय लोगों की मांग पर सरकार विचार कर रही है। ने कहा था कि हर ब्लॉक में हम एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे। अभी तक पूरे छत्तीसगढ़ में 2 साल होने के बाद एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगा पाए। जो 2, 4, 5, 10 करोड़ का प्लांट लगता है वो नहीं कर पाए, तो सैकड़ों करोड़ का प्लांट कहाँ से लगाएंगे। ये खाली हवाई बातें करते हैं, इनको करना धरना कुछ नहीं है। स्टील प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं तो पहले छत्तीसगढ़ में जो उद्योग बंद पड़े हैं उन उद्योगों को चालू कर लो, उसके बाद में नए उद्योग लगाने की बात करना। इधर कांग्रेस का कहना है कि टाटा स्टील प्लांट का काम 7 साल में शुरू नहीं हो पाया था, इसलिए उसे बंद करना पड़ा और जमीन आदिवासियों को लौटा दी गई। अब नई सरकार कुछ प्लांट लगा रही है तो बीजेपी को तकलीफ क्यों हो रही है। रमन सिंह जी अपनी विफलताओं का ठीकरा कांग्रेस की सरकार के मत्थे फोड़ने की राजनीति बंद करें। टाटा के स्टील प्लांट के लिए जमीन दी गई, बस्तर वालों से लेके दी गई, आदिवासियों से लेके दी गई, और टाटा का स्टील प्लांट तो नहीं लगा। 6-7 वर्षों तक वो जमीन खाली पड़ी रही। कांग्रेस सरकार ने वो जमीन आदिवासियों को लौटाई, उसके मूल मालिकों को लौटाई, तो रमन सिंह जी को इससे बड़ी तकलीफ हुई। अब अगर बस्तर में 4-5 नए स्टील प्लांट लगने की बात हो रही है, उसकी शुरुआत हो रही है, तो रमन सिंह जी को इसकी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस्तर में स्टील प्लांट स्थापित करने के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है। कांग्रेस इस प्लानिंग में है कि 4 नए स्टील प्लांट के जरिए नक्सलवाद जैसी समस्या से बस्तर को मुक्त करा सके, लेकिन टाटा को बाय बाय करने से कांग्रेस के फैसले को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया है। अब कांग्रेस इसे कैसे हैंडल करेगी, ये देखने वाली बात है। टाटा पर फिर टकराव। जी हां, छत्तीसगढ़ एडिशन आज का मुद्दा में हमारा आज यही विषय है कि टाटा पर एक बार फिर टकराव क्यों। आज जो विषय है टाटा पर हो रही सियासत को लेकर, यह बात सच है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर गुजरता है। बस्ता वो एक रास्ता हो जाए जो सत्ता तक ले जाता है। बात करें 2018 के पहले विधानसभा चुनाव के पहले वक्त की, तो डॉक्टर रमन सिंह उस वक्त थे। 15 साल बीजेपी ने सत्ता में काबिज होकर प्रदेश के लिए कई काम किए, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में पासा पलट जाता है। कांग्रेस सत्ता में आ जाती है और विपक्ष जो है यानी कि बीजेपी विपक्ष की भूमिका में आ जाती है। उस वक्त परिस्थितियां कुछ और थी और अब परिस्थितियां कुछ और ही है। सत्ता परिवर्तन हुआ है और इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया इस चर्चा करने के लिए। पहले आपको पैनल से मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टूडियो, रायपुर स्टूडियो से राम अवतार तिवारी जी मौजूद हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। पैनल में हमारे साथ सच्चिदानंद उपासने जी मौजूद हैं, बीजेपी नेता, बीजेपी प्रवक्ता, और यशवर्धन राव जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त लाइव जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले एक ओपनिंग कमेंट में ओपनिंग रिमार्क राम अवतार तिवारी जी आप ही का लूंगा कि जाहिर है उस वक्त की हम परिस्थितियों की बात करें 2018 विधानसभा चुनाव के पहले की, तो रमन सरकार के वक्त कई कार्य हुए हैं, लेकिन अब सत्ता परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस सत्ता में आ गई है। टाटा स्टील प्लांट को लेकर जो सियासत हो रही है, रमन सिंह ने जो निशाना साधा है, कैसे देखते हैं आप इसे? किसी भी राज्य के विकास के लिए औद्योगिक विकास जरूरी है। अब टाटा जैसे एक बड़ी प्लांट छत्तीसगढ़ में आ रही थी तो समाज का हर वर्ग उनका स्वागत कर रहा था, पर अलग अलग कारणों के चलते टाटा स्टील आ नहीं पाई, उसका काम शुरू नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में कोई विकल्प बचा नहीं था, तब ये जमीन वापस की गई। तो जमीन वापस का जो फैसला सरकार ने लिया उसको राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है, ऐसा नहीं, और जमीनों को उनकी वापस की गई। अब दूसरी बात ये आ रही है, क्या बस्तर में आप स्टील प्लांट फिर से डालने की योजना है, तो जमीन कहां पर आएगा, कहां है जमीन, ये सवाल तो सही है।
कि एक तरफ आप जमीनों का, किसानों का जमीन जो है किसानों को वापस कर दिया, उद्योगपति से लेकर फिर आप प्लांट लगाने के 3 नए प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं, तो कहां पर उद्योग लगाएंगे, ये सवाल तो है। दूसरी तरफ कल उद्योग नीति आई है राज्य सरकार की, उस उद्योग नीति में उद्योगपतियों को, व्यापारियों को और जो आत्मनिर्भर होने वाले हैं उनको काफी छूट और रियायत दी गई है जी, अपेक्षा से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं भूपेश सरकार जो व्यापारियों को साधने की कोशिश हो रही है जी। भाजपा का एक तरह से परंपरागत वोट है व्यापारी, उस वर्ग को, वो वर्ग के खिलाफ है कांग्रेस या भूपेश सरकार, ये संदेश ना जाए, इसलिए सरकार ने उद्योग नीति को भी ऐसी बनाई जिससे बहुत लचीलापन, अनेक चीजों में छूट दी गई है। बिल्कुल। दूसरी तरफ बस्तर में की संभावना बहुत है, वहां नगर नार में, वहां एनएमडीसी है, ऐसे में वहां स्टील उद्योग की संभावना काफी अधिक है। तब उस संभावना को, वहां पे जो खनिज संसाधन है उसका सही दोहन हो पाए, तो सही दोहन के लिए उचित रास्ते की तलाश करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस दिशा में अगर कोई कदम उठ रहे हैं जी, तो राज्य के हित में है, तो उनका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल। अब दूसरी बात राजनीतिक विरोध का है, तो राजनीति में विरोध के लिए विरोध भी होता है और जनता के हित के लिए भी विरोध है, तो अपने अपने मायने होते हैं, अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं। तो हो सकता है सत्ता का अलग दृष्टिकोण हो, विपक्ष का अलग दृष्टिकोण हो, तो ये सब चीजें दोनों पार्टी के जो नेता है वो बताएंगे और असली बात क्या है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जाहिर है कि जब भी विरोध होता है तो उसमें कुछ राजनीतिक दलों का अपना हित भी होता है, कुछ जनता का हित भी होता है और प्रदेश का हित भी होता है। मैं अगली प्रतिक्रिया जयवर्धन राव साहब आप ही की लूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कल रमन सिंह ने जिस तरह से ट्वीट किया और सवाल पूछा कि कल तक जो गलत था वो आज सही कैसे, और आज जो सही है वो कल गलत कैसे था। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस की सरकार जो फैसले ले रही है 4 स्टील प्लांट के स्थापना के बाद, आप जो मसला उठा रहे हैं कि वहां के जो रोजगार है, वहां के जो आदिवासी, उन्हें रोजगार मिलेगा और वहां के लोगों को फायदा होगा, लेकिन बीजेपी तो आपकी सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि आप सिर्फ ढकोसलेबाजी कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं रोजगार देने के। देखिए, बीजेपी 15 साल तक राज किए हैं, तो निश्चित रूप से माननीय भूपेश बघेल जी के हर कार्य पे उंगली उठाना वो अपना धर्म समझते हैं, लेकिन दंतेवाड़ा क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधियों के साथ वहाँ के जो स्थानीय जनता की मांग है कि हीरानार में भी स्टील प्लांट की स्थापना होनी चाहिए। हीरानार बारसूर के आसपास है, गीदम के पास, वहाँ पर बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे कारखाना लगाया जा सकता है, और निश्चित रूप से बस्तर में कारखानों पे लगने के बाद नक्सलवाद पे एक लगाम तो कसेंगे, क्योंकि यहाँ पर उद्योग के न होने के कारण जो आदिवासी युवा हैं वो बेरोजगार हैं जी, और बेरोजगार युवाओं को नक्सलियों ने, कई लोगों को तो पेमेंट पे भी रखा हुआ है जी। जो कमांडर स्तर के लोग रहते हैं उनको पेमेंट किया जाता है, तो आदिवासी युवा दिग्भ्रमित होकर उनके मोह जाल में फंस रहा है। निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी के अब तक जो कार्यकाल है, लेकिन यशवर्धन साहब बीजेपी कह रही कि आपकी सरकार आने के बाद आपने जो वादा किया था वो वादे पे आप ठीक से नहीं चल रहे हैं। आपने स्टील प्लांट जो है उसे बंद कर दिया और अब आप एक नया ख्वाब जो है, एक नई सपने देख रहे हैं। सरकार एक नया सपना देख रही है और छल कर रही है रोजगार का मसला बनाकर। देखिए, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही है तब ही उद्योग की स्थापना हुई है। प्रथम मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी साहब थे, कांग्रेस की सरकार थी, नगरनार स्टील प्लांट बना। उसके बाद पटवा सरकार, जो मध्य प्रदेश अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पटवा साहब थे। पटवा साहब के समय एसएम डाइकेम डील मिली में लगने का था, नहीं लग पाया। टाटा स्टील प्लांट डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में लगने का था, नहीं लग पाया। और किसी भी भवन की जो बुनियाद है वो नींव होता है, बुनियाद मजबूत होगा तो बिल्डिंग अपने आप बन जाएगा। आज कितना भी बोल लें, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ जन कितना भी बोल रहे हैं कि नगरनार हमारा देन है, ये पूर्णतः गलत है। ये अजीत जोगी जी जब मुख्यमंत्री थे उनके प्रयासों से ये हुआ है और ये कांग्रेस सरकार की देन है। और अब पुनः 15 साल के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो एक अच्छी सोच के साथ आई, और निश्चित रूप से सरकार चलाना तो कांग्रेस को ही आता है।
और 15 साल में एक भी उद्योग बस्तर में नहीं लगा, ये इनकी विफलता है। कहीं भूपेश बघेल जी की सरकार ने कारखाना लगा दिया तो ये जो 12 के 12 आज हमारे पास हैं, ठीक, कहीं ये रिपीट ना हो जाए विधायक हमारे। और सरकार, जैसा कि आपने भी सही कहा कि सरकार का रास्ता बस्तर से होके जाता है जी, तो कहीं हमारी सरकार फिर ना प्रतिक्रिया ले लेता हूं, विपक्ष में रहे, ये दर्द डॉक्टर रमन सिंह। ठीक है, मैं अब इस पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सच्चिदानंद उपासनी जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी बने हुए हैं, वो बेहतर ढंग से इस पर काउंटर जवाब दे पाएंगे। सच्चिदानंद जी, ठीक है, कल रमन सिंह ने जो सवाल उठाया उस पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि हम अगर 4 नए स्टील प्लांट लगा रहे हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बड़े बड़े वादे यहाँ कर किए गए थे अपने घोषणा पत्र में, आज वो तो पूरे होते दिख नहीं रहे हैं। जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, प्रदेश के हर क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उसका निराकरण तो आज तक, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग प्लांट हर जिले में लगाने की बात की थी, एक भी फूड प्रोसेसिंग प्लांट का अभी तक न तो आधारशिला रखी गई, न उस पर किसी प्रकार के कार्य किए गए। जो उद्योग यहाँ पर चल रहे थे वो उद्योगों की स्थिति आज क्या है? बिजली के अभाव में बंद है, सब प्रकार से सुविधाएं उनको नहीं मिल रही है, वो बंद हो गए। इन 1.5 सालों में, 2.25 सालों में जिस प्रकार से स्थितियां बनी, वो सारे उद्योग आज बंद होने के कगार पर हैं। और जिस प्रकार से ये 4 उद्योग वहां पर खोलने की बात कर रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी वहां पर ये टाटा का उद्योग खोल रही थी तो यही कांग्रेस के जनप्रतिनिधि वहां आंदोलन कर रहे थे कि ये जो है यहाँ का प्रदूषण, यहाँ प्रदूषण होगा, बस्तर की संस्कृति को बिगाड़ा जा रहा है, बस्तर को बिगाड़ा जा रहा है जी। इस प्रकार के वहां पर 5 साल तक इन लोगों ने आंदोलन करके उसको काम नहीं करने दिया। उनका लाइसेंस का अवधि समाप्त हो गई, लाइसेंस की अवधि बढ़ाने के लिए उन्होंने समय लिखा, तो ये किसी प्रकार से बस्तर में उस प्लांट को खोलने नहीं देना चाहते थे। इस प्रकार लगातार वहां दावे कैसे कहते थे कि हम यहाँ पर खोलने नहीं देंगे किसी भी प्रकार से। तो क्या उस समय बेरोजगारों को रोजगार की चिंता इनको नहीं थी? यदि वो प्लांट खुलता तो क्या बेरोजगारी लेकिन उपासने साहब ठीक है, आप जो मसले उठा रहे हैं ये आप 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए भी तो संभाल के रख सकते हैं ना। अभी सत्ता में आए कांग्रेस को महज 1.5 साल का तो वक्त हुआ है, अभी कार्यकाल तो पूरा हुआ नहीं है। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि भाई ये केवल एक कागजी घोषणाएं करना इस कांग्रेस पार्टी की एक आदत हो गई है। जिस प्रकार से इनका घोषणा पत्र केवल घोषणाओं का पुलिंदा साबित हो रहा है, चाहे शराबबंदी का मामला हो, चाहे बेरोजगारों के साथ 2,500 रुपए पेंशन देने की बात हो, चाहे अनेक मामले ऐसे हैं जिन मामलों में आज ये सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है, पूरी तरह से पिटी हुई है। और वैसे समय में एक नया शिगुफा छोड़ना, ये एक प्रकार से इस कांग्रेस की फितरत में हो गया। आदिवासियों को केवल आदिवासियों की मांग नहीं है, ये केवल कांग्रेस की अपनी एक सोची समझी साजिश है, जिसके चलते जो है ये इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं। ये कहीं इस पर अमल वैसे ही नहीं होगा जैसे कि इन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में वादे किए, आज वो अमल होते नहीं दिख रहे हैं। लेकिन सत्ता में हमारा कहना यह है कि आप अपने घोषणा पत्र को पहले ध्यान दीजिए, प्रदेश में जिन घोषणाओं को आपने किया उसको पूरा करिए। ठीक है, मैं उस पर सवाल का जवाब का ले लूंगा मैं, ठीक है, मैं उस पर यशवर्धन जी से ले लूंगा प्रतिक्रिया। लेकिन सच्चिदानंद जी, हमने ये भी देखा जिस तरह केंद्र की मोदी सरकार जो इस वक्त प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, अभी हाल ही की बात है, कुछ वक्त पहले सीएम भूपेश बघेल ने एक पत्र भी लिखा था नरेंद्र मोदी को, बस्तर के जो नगरनार में एक स्टील प्लांट है उसके प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा उठा और उस प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे को उठने को लेकर एक पत्र लिखा कि अगर ये प्राइवेट हाथों में मतला जाता है तो वहां पर कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस पर तकरार क्यों हो रही है? इस पर एक तरह से केंद्र बनाम राज्य क्यों हो रहा है? इस प्राइवेटाइजेशन के मसले पर सरकार को क्यों फैसला पे सवाल उठाना पड़ते हैं? ये कहां से हो गया कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा? आज क्या पूरे देश भर में इस प्रकार के प्लांट नहीं चल रहे हैं जहां रोजगार बिना रोजगार के चल रहे हैं? आखिर वो रोजगार देने वाले ही तो प्लांट हैं, चाहे वो प्राइवेट चले या सरकारी स्तर पर चले। क्या उस क्षेत्र की उन्नति प्राइवेट चलने से बंद हो जाएगी? क्या वहां पर रोजगार नहीं मिलेगा? ये केवल राजनीतिक एक स्टंट हो सकता है, लेकिन जो विकास है वो भी पूरी तरह से होता है और रोजगार भी पूरी तरह से, रोजगार के साधन भी उपलब्ध होते हैं। क्या कांग्रेस के शासन में प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ? इंदिरा जी ने सबसे पहले इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया था इस देश में, उनके माध्यम, उनके सरकार ने ही सब प्रकार से इस व्यवस्था को पूरे देश भर में स्थापित किया था। उस समय कहाँ थी कांग्रेस? उस समय कांग्रेस ने विरोध क्यों नहीं किया? आज जो माननीय मोदी जी यदि इस प्रकार से घोषणा कर रहे हैं तो उसका विरोध करने कांग्रेस हाथी के साथ दिखाने के अलग, खाने के अलग,
ये कांग्रेस का चरित्र हमेशा से रहा है और वो चरित्र छत्तीसगढ़ में अभी दिख रहा है। निश्चित चलिए रूप से ठीक, प्लांट मैं लगा है। ले लेता हूं इस उसमें पर हमको जवाब। आपत्ति नहीं है। ठीक, मैं प्लांट लौटूंगा लगाने आपके में पास। हमको आपत्ति नहीं है, बस्तर के विकास में मैं लौटूंगा आपत्ति नहीं उपांशे है, साहब, हमारे पास बेरोजगारी काफी वक्त है, दूर इस करने पर में जवाब आपत्ति इस पर नहीं है। जवाब ले लेता हूं यशवर्धन जी से। यशवर्धन जी क्या कहेंगे, कई सवाल खड़े कर दिए उपासने साहब ने आपके ऊपर। सवाल उपासनी जी क्या खड़ा करेंगे, उनको तो बस्तर के मेरे को मालूम नहीं हालात उनको मालूम है कि नहीं। बस्तर के जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता हैं वो भी निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी में बोलने की भी स्वतंत्रता नहीं है। आज सच्चिदानंद जी यदि आ जाते हैं जगदलपुर कल और यही बात जो इस डिबेट में कर रहे हैं अपने पार्टी कार्यालय में कह दे तो मैं मान जाऊंगा। ऐसा नहीं है। और वर्तमान में जीने की बात है। इंदिरा जी ने क्या किया था, इंदिरा जी ने निजीकरण किया था। ये जो नगरनार है ये हमारी जमीन, हमारा लोहा, हमारे मजदूर, सारा चीज हमारा। मोदी जी निजीकरण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, स्थानीय और नेता सारे लोग और यहाँ के लोग जो नागरिक हैं, बुद्धिजीवी हैं, सारे लोग इस निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। ठीक। और यदि ये साजिश बोलते हैं, स्टील प्लांट जो 44 लगने का है उसको साजिश बोलते हैं। यदि स्टील प्लांट लगाने के योजना को साजिश, ये शब्दों को थोड़ा सा बड़े नेता हैं, मेरे से तो बहुत बड़े हैं सच्चिदानंद जी, लेकिन इनका फ्रस्ट्रेशन भी मैं देख रहा हूं कि कार्य योजना को साजिश बता रही है, कहीं ना कहीं इनका फ्रस्ट्रेशन भी। ठीक है, मैं छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर जरूर राम अवतार तिवारी जी की लूंगा। आप तिवारी साहब क्या मानते हैं, क्योंकि देखिए ये एक मसला भी अभी इन दिनों काफी उठा और जाहिर है कि नगरनार का जिसका मैंने जिक्र किया, स्टील प्लांट को लेकर ये खबरें आई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पत्र लिखा नरेंद्र मोदी को। प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी कांग्रेस की सरकार या फिर हम कहें कांग्रेस पार्टी की एक अनबन कहें या खिरगिरी कहें शुरू से ही रहती है बनाम मोदी सरकार से या बीजेपी से, और ऐसे ही कुछ हालात हम प्रदेश में छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ दो पार्टी जो प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस, इनको अलग अलग मुद्दों को लेकर मतभेद सार्वजनिक होते रहते हैं। परंतु मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में आज प्रचुर खनिज संपदा है और आज देश में सबसे ज्यादा जो लोहे का रेट है या पावर है, यहाँ छत्तीसगढ़ भारत में सबसे ज्यादा स्थितियां हैं, मजबूत है। यहाँ उद्योग तेजी से खुल रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ उद्योग खोलने से ही रोजगार के रास्ते खुल सकते हैं। पहले विरोध हुए, उसके कारण हो सकते हैं, नई कारण हो सकते हैं, राजनीतिक तरीके हो सकते हैं, मगर आप इतने युवकों को रोजगार देने का वादा किए, कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर पैदा करना होगा। अगर उस दिशा में सरकार कदम उठाने के लिए आपके पास अवसर भी कम है, ऐसी स्थिति में आपको कोई ना कोई क्रांतिकारी तरीके से कदम, उन बस्तर जहां नक्सलियों से घिरा हुआ है, वनों से आच्छादित है, वहां आप क्या देना चाहते हैं? कोई भी सरकार हो, बस्तर के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर, जंगल के नाम पर राजनीति तो बहुत कर लेते हैं, मगर वहां विकास के रास्ते खोल सकें, वहां के लोगों को आत्मनिर्भर बना सकें, वहां के लोगों को जन जीवन को जो एक सोच नया पैदा कर सके, कहीं ना कहीं सरकारों को वो दिशा में कदम उठाना लेकिन जिस दिशा से भूपेश सरकार आगे बढ़ रही है, बीजेपी उससे संतुष्ट क्यों नहीं आती है? तिवारी साहब, जिस दिशा से आगे बढ़ रही है भूपेश सरकार, आखिर बीजेपी उससे संतुष्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि हम कार्यकाल की भी बात करें तो अभी तो सिर्फ 1.5 साल का ही कार्यकाल हुआ है सत्ता में आए कांग्रेस को। जाहिर है कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस का एक अपना अलग रोड मैप होगा और बीजेपी जरूर उसे एक मुद्दा बनाकर अपने हित के लिए, पार्टी के हित के लिए या जनता के हित के लिए उठा रही है मुद्दा। तो ये टकराव क्यों 1.5 साल के वक्त में? वो भी देखो, ये राजनीतिक विरोध जो है उनके एक राजनीतिक दलों के बीच वो रहता है, वो हिस्सा है। परंतु दूसरी बात है, एक चीजों को मानना पड़ेगा कि टाटा स्टील ने इतने वर्षों के बावजूद भी, जमीन अधिग्रहण होने के बावजूद भी वहां पर क्यों नहीं लगाया? उसके कारण प्रशासनिक कारण ज्यादा थे, उसको प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली, काम में उस तरह सहयोग नहीं मिला। उसके बाद टाटा जैसा उद्योग चला गया तो बड़ा सवाल तो था। जब टाटा चला गया उसके बाद ही जमीन की वापसी हुई है और उन किसानों को इसको सराहा गया और किसानों की जमीन को जिस तरह से लिया गया था, उसके बाद ये टाटा के जाने के बाद ये किसानों की जमीन लिया गया, उसने लिखा है। तो ये दूसरी बातें के अलावा इनके विरोध, आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं। कहीं ना कहीं बस्तर जो इतने सालों से उपेक्षित है, उसके दिशा में सरकारों को कदम उठाना चाहिए। क्या लंगोटोधारी
आदिवासियों को इसी तरह से हम शोषण का शिकार बना रखेंगे, ठीक। या और भी वहां पर शिक्षा के साधन, स्वास्थ्य के साधन, पेयजल सूत्र के साधन, ये ठीक। कहीं न कहीं इस दिशा में सरकारों को ठोस कदम उठाना पड़ेगा। ठीक, जहां मैं- तक उद्योग की बात है, मैं इस- जी, निश्चित तौर संक्षेप पर उद्योग के लिए इस सरकार में बहुत संभावना है। जी। कोई भी सरकार में छत्तीसगढ़ में यहाँ पर प्रचुर खनिज संपदा है, बड़े बड़े उद्योग यहाँ लगाने के इच्छुक रहते हैं। ठीक। तब ये स्थितियां, जो जनजीवन यहाँ पर बेहतर उससे होगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। जी। तो इस दिशा में सरकार कोई भी हो, अब उसकी सरकार है तो विरोध वो करेगा, इसकी सरकार का विरोध वो करेगा, वो राजनीति का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये मैं मानता हूं कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, विरोध होना भी चाहिए, विपक्ष को मजबूती से हमारे विरोध यहाँ से करना भी खनिज चाहिए, संसाधन लेकिन वो बाहर जा रहे विरोध हैं। कितना जायज है। यशवर्धन जी राव, मैं यशवर्धन जी आपका एक क्लियर स्टैंड चाहूंगा कि बतौर सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी का क्या एक क्लियर स्टैंड है, क्यों आखिर बीजेपी को, विपक्ष में बैठी बीजेपी को इसे मुद्दा बनाकर सवाल खड़े करवाना पड़ रहे हैं। आपकी पार्टी का या सरकार का क्या स्टैंड है इस पूरे मसले पर? बस्तर को लेकर ठीक है, रोजगार की बातें आपकी पार्टी कह रही है, सरकार कह रही है कि हम आदिवासियों को रोजगार देंगे, लेकिन उसी रोजगार के मसले पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने जो वायदे किए थे उसे पूरा करना सरकार का धर्म भी है और कर्तव्य भी है। जी। हम नक्सलवाद से कांग्रेस के लोग ही लड़ते आ रहे हैं, और नक्सलवाद समाप्त तभी होगा जब यहां पर उद्योग की स्थापना होगी। और हम भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षाओं पे खरा उतरना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। हम जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे, और माननीय भूपेश बघेल जी जनता की अपेक्षाओं में खरा उतरने का प्रयास में कदम बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डॉक्टर रमन सिंह जी के पेट में दर्द होना लाजमी भी है, और ये उनका धर्म भी है। यदि हम अच्छा काम करेंगे, सरकार अच्छा काम करेगी और वो विरोध नहीं करेंगे और इस काम में अड़ंगा नहीं लगाएंगे, तो वो जैसा आज की राजनीति है वो जम नहीं रहा है उनको। लेकिन मैं इस पे कमेंट ले लेता हूं उपासने साहब का। सर्वोपरि रखेंगे। ठीक। जनता हमसे, सरकार से जो चाह रही है, हम जनता को पूरा लाभ। ठीक, समय की चूंकि कमी। उपासने साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि ठीक है, जब बात नक्सलवाद की होती तो उसमें फिर चाहे सत्ता पक्ष की पार्टी हो या विपक्ष में बैठी कोई पार्टी हो, मिलके भी तो सहयोग से हम किसी चीज या अच्छे फैसले का, सरकार के फैसले का स्वागत कर सकते हैं ना। क्या रखते हैं आप इस पर? नक्सलवाद की जन्मदाता ही कांग्रेस है जी। इस प्रदेश में यदि नक्सलवाद प्रारंभ हुआ, पर उपासने साहब, कांग्रेस तो कहती 15 साल तो आप थे सत्ता में, आपने कुछ नहीं किया। पल्लवित किया। आज भी यदि नक्सलवाद बढ़ रहा है तो कांग्रेस, आज नक्सली खुलेआम कहते हैं कि हमारा शासन आ गया है, और यही कारण है कि इसके दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी को लगातार भुगतने पड़ रहे हैं। और जिस प्रकार की बात हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं, बड़ी आज बस्तर की चिंता हो रही है। 50 साल जिन लोगों ने शासन किया वो काले पानी के रूप में बस्तर जाना जाता था। उस काले पानी में सजा देने के लिए वहां पर लोगों को भेजा जाता था। उस समय का 50 साल तक कांग्रेसियों को लगा नहीं कि इस बस्तर का विकास कभी करना चाहिए। वहां पर नमक के बदले उनकी वनोपज को खरीदने का काम कांग्रेस के नेतागण करते थे। तो आज जब भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्षों तक बस्तर को विकास की मूल धारा से जोड़ा है, वहां के आदिवासियों की चिंता की है। आज सब प्रकार से उनको वनोपज का मूल्य मिलने लगा है। सब प्रकार से वहाँ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल का हब बन गया। तब अब कांग्रेस को लगने लगा कि बस्तर जो है विकास से भारतीय जनता पार्टी के से जुड़ा है। चलिए ठीक, बेहद संक्षिप्त में यशवर्धन जी, 30 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा। और जो पहले भी प्लांट था तो ये गलत कह रहे हैं कि कांग्रेस ने, वो तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने उस समय उसको भूमि पूजन भी किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने उसका कांग्रेस किया। नक्सली ये बोलते हैं कि हमारी सरकार आ गई जी। यदि नक्सली ऐसा बोलते तो झीरम की घटना नहीं होती। झीरम की घटना में कांग्रेसी ने अपने जान दिया है, और कांग्रेस का जो प्रथम पंक्ति के सारे नेता जी, वो सब अपनी आहुति दिए। ठीक। और माननीय महेंद्र कर्मा जी ने नक्सलवाद का विरोध किया। मैं इस मामले में बलीराम जी का नाम लूंगा, उन्होंने भी विरोध किया। आज रायपुर में बैठ के बस्तर का बहुत ज्यादा हितैषी बनने का प्रयास न करें जी। हम नक्सलवाद तभी हटा पाएंगे जब यहाँ पर विकास होगा, और विकास माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में होगा।
और आप विरोध करते रहिए, हम जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरते रहेंगे, यही हमारा लक्ष्य होगा। चलिए फिलहाल ठीक है, नक्सलवाद एक जरूर है, एक प्राइमरी के बाद सेकेंडरी स्टेज का हमारा ये विषय रहा डिबेट का, लेकिन हमारा प्राइमरी विषय यही था कि हम किस तरह से यहाँ पर बस्तर में जो स्टील प्लांट को लेकर सियासत गरमाई है, विपक्ष में रहते हुए बीजेपी जो सवाल उठा रही है और भूपेश सरकार जिस स्थिति से, जिस काम से, जिस मंशा से आगे बढ़ रही है, उसमें कितनी सच्चाई है। क्या सरकार की मंशा है कि वहां पर स्टील प्लांट के जरिए रोजगार को बढ़ावा दिया जाए? जाहिर है कि खनिज संपदा वहां पर बात करें बस्तर की तो काफी है, मौका होना चाहिए सरकार के पास कि उसे किस तरह से उसका उपयोग हो, उसका यूटिलाइजेशन हो और प्रदेश में उसका बेहतर एक इंप्लीमेंटेशन हो, प्लांटिंग हो। यही एक मंशा सरकार की होना चाहिए। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े इस डिबेट में चर्चा करने के लिए आपका तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस खास डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।